हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे टीचर एजुकेशन को। एज़ यू कैन सी, टीचर एजुकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ABCD। और हम अपना जो यूनिट नंबर 4 है टीचर एजुकेशन, उसको स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर A से। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का। देखिए, आज तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एक स्टूडेंट को कैसे डेवलप किया कराया जाए, एक स्टूडेंट को कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। हम स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो एजुकेशन लेकर चलते थे। अब इसमें हम बात करेंगे टीचर को कंसिडर करते हुए कि एक टीचर को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, एक टीचर को क्यों ट्रेंड करना चाहिए, उसकी स्किल्स क्यों डेवलप करानी चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली टीचर एजुकेशन में। तो इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, क्या क्या स्कोप है टीचर एजुकेशन का, टाइप्स क्या है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के, स्ट्रक्चर क्या है टीचर एजुकेशन करिकुलम का, इसका विज़न क्या है, इसको जो NCERT है, NCTE है, एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर एजुकेशन पे, एजुकेशन लेवल पे किस तरह से इसका विज़न है, किस तरह से इसको देखती है। ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स की कैसे कराई जाती है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, कि जो कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जिनके थ्रू जो है प्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है टीचर एजुकेशन में। तो ये हम A पार्ट को डिस्कस करेंगे। इतना कुछ इसमें हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। जब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, तो आपको पता होना चाहिए टीचर क्या है। एक पिलर होती है, एक व्हीकल होती है जो ट्रांसमिट करती है नॉलेज को स्टूडेंट तक। उसके बाद जो एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन मेनली क्या होता है कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होता है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी जो लर्निंग है वो चलती रहती है। टीचर एजुकेशन 3 एस्पेक्ट्स को मिलाकर बनता है, यानी कि टीचिंग स्किल्स को, पैडालॉजिकल थ्योरी को और प्रोफेशनल स्किल्स को। यानी कि जो टीचर एजुकेशन है वो क्या क्या कंप्लीट करता है अपने आप में, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर करता है। यानी कि टीचिंग स्किल्स, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, कौन कौन से स्किल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पैडालॉजिकल थ्योरी में यानी कि किस तरह से बच्चे को अंडरस्टैंड करे, चाइल्ड को समझे, उसकी साइकोलॉजी और उसकी फिलॉसफी को जाने और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करे। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स, कुछ एथिक्स और वैल्यूज़ होती हैं टीचर की, उनको किस तरह से मेंटेन करते हुए टीचिंग दे। तो ये हमारी होती है टीचर एजुकेशन। इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि अगर एक टीचर ही स्किल्ड नहीं होगा तो बच्चों को स्किल्स नहीं सिखा पाएगा अच्छे से, और हमारा नेशन बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट के लिए पूरे ओवरऑल एजुकेशन की और हमारे नेशन की टीचर एजुकेशन पे फोकस किया गया। और इससे रिलेटेड आप सबको पता है कितना कुछ किया गया, BA, GLED, JBT, एंटिटी, कितने सारे कोर्सेज हैं जो अलग अलग बोर्ड के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर एजुकेशन की। अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, टीचर एजुकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये प्री सर्विस भी और इन सर्विस भी दोनों कंपोनेंट्स को कवर करता है, क्योंकि एक जब टीचर है वो कॉन्टिन्यूसली जो चेंजेस हैं, तो जो हमारा लर्निंग और टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो डायनामिक होता है, और उसके लिए जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो नई नई स्किल्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, टीचर को वो भी सीखनी पड़ेंगी। इसीलिए जो इन सर्विस है वो भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्री सर्विस और इन सर्विस जो कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टीचर एजुकेशन में। टीचर एजुकेशन बेस्ड है थ्योरी पे। कौन सी थ्योरी पे, कि टीचर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ठीक है, टीचर्स जो हैं वो बॉर्न होती हैं, मेड नहीं होती हैं। टीचर एजुकेशन बहुत ही ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये बहुत ही एवर इवॉल्विंग और डायनामिक प्रोसेस है। ये एंटायर प्रोसेस जो है टीचर एजुकेशन का, वो किससे रिलेटेड, हमारे करिकुलम से, डिज़ाइन से, स्ट्रक्चर से, ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रांजेक्शन मोड से, टेक्निक्स, टीचिंग, इस सब से हमारा रिलेटेड होता है। टीचर एजुकेशन बिकम डिफ्रेंशिएट इनटू द स्टेज स्पेसिफिक प्रोग्राम। ये एक स्टेज स्पेसिफिक प्रोग्राम है। जो ये सिस्टम है वो इन्वॉल्व करता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यानी कि टीचर इनपुट डालता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है एज अ स्टूडेंट्स रिजल्ट और चेंज द बिहेवियर। उसके बाद बात करते हैं हम स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन है वो कवर करता है 3 एस्पेक्ट्स को, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है। एक टीचर है वो बहुत कुछ कवर करते हैं। टीचर एजुकेशन डिफरेंट लेवल्स पे होती है। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा,
और क्या करेगा, ये सब किस में इन्वॉल्व होता है, हमारे टीचिंग स्कोप में होता है। ट्रायंगुलर बेसिस जो होता है टीचर एजुकेशन होती है हमारी, इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं मेनली। हु यानी कि टीचर एजुकेटर कौन होगा, व्हाट यानी कि जो स्टूडेंट टीचर है, और कंटेंट व्हाट कंटेंट क्या पढ़ाया जाएगा, हाउ यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, इन सब से कंसर्न करता है टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम्स हैं उनका प्रोसेस, कंटेंट्स किस तरह से लिया गया है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, प्राइमरी टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, फिर हायर टीचर एजुकेशन, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन होता है, जैसे एंटिटीज़ होती हैं, किंडरगार्टन, नर्सरी, प्री बेसिक, जो सिखाया जाता है छोटे बच्चों के लिए, जो टीचर्स को प्रिपेयर कराया जाता है। मेनली 1 ईयर का कोर्स होता है और इसमें सर्टिफिकेट मिलता है एक टीचर को, और वो क्या करती है, फर्दर उन स्किल्स को सीख कर उसको यूज़ करते हुए बच्चों को सिखाती है। उसके बाद आती है प्राइमरी टीचर, जो कि मेनली 5 ईयर जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आया था एक ट्रेनिंग। ये 2 ईयर का प्लान होता है जो कि मैट्रिकुलेशन के बाद होता है, जिसको हम अपनी डीएलएड या जेबीटी भी कह सकते हैं, जो 12th के बाद किया जाता है। जो 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि मेनली 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, जिसमें कि हमारा मेनली बीएड आता है, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है। इसमें क्या होता है, जो 5 to 10 तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, क्लासेस को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हमारा हायर एजुकेशन आता है, जिसमें हमारा 1 ईयर एमएड कोर्स इंक्लूड किया गया है, 2 ईयर एमए इन एजुकेशन इंक्लूड किया गया है, 2 ईयर पीएचडी कोर्स आफ्टर द एमएड और एमए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन आफ्टर द बीएड। तो इसमें जो बीएड है वो कंपलसरी होती है, बीएड के बाद ये कोर्सेज किए जाते हैं। और इसमें हायर एजुकेशन यानी जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको ये जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि जो टीचर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अलग अलग आप लोगों ने सुना होगा कोर्सेज होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स होता है, डीपीई यानी कि फिजिकल एजुकेशन में जो कोर्स होता है, तो ये डिप्लोमा वाले कोर्सेज होते हैं कुछ, जिसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और ट्रेनिंग पर्टिकुलर उसी एरिया में टीचर को ट्रेन किया जाता है। जैसे 1 ईयर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग कोर्सेज टू प्रिपेयर टीचर्स ऑफ म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर होम साइंस, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो ये कुछ कोर्सेज होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टली। इसके बाद हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम। पहले तो आपको ये पता हो करिकुलम क्या होता है। करिकुलम बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पाठ्यक्रम, जिसमें कि क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है टर्म मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग द कंटेंट, और उसका प्रोसेस कि उसके कंटेंट को कैसे इंक्लूड करना है और उसे कैसे प्रोसेस्ड करना है, कैसे उसका प्रोसेस चलेगा। जो पाथ है हमारा, जो पाठ्यक्रम का वर्ड है पाथ, उसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलरली कि विद्या। और जो हमारी जो शिक्षा होती है, तो इसका मीनिंग मेनली क्या होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम यानी करिकुलम होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कोर्स ऑफ स्टडी कि एक कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सीक्वेंस क्या होगी उस कोर्स की, डिपेंड करता है स्टेज ऑफ एजुकेशन पे। उसके बाद कंटेंट क्या होगा, कैसे उसका प्रोसेस को अरेंज किया जाएगा हायरार्की में। उसके बाद बिगनिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टडी विद प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एक्वायर एंड टू थिंक और टू रिफ्लेक्ट, ये हमारा होता है करिकुलम। करिकुलम के हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, यानी कि टीचर्स को कैसे ट्रेंड किया जाए, उनको कैसे एजुकेट किया जाए, उससे रिलेटेड जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि किस तरह से उनको प्रोसेस में लाया जाए, किस तरह से उनको बहुत ज़्यादा स्किल्स सिखाई जा सके, ट्रेंड किया जा सके, तो करिकुलम को बनाया गया। जैसे एक स्कूल में बच्चों के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, इसी तरह से टीचर्स के लिए करिकुलम तैयार करना स्टार्ट किया गया। और यहाँ पर आपको मेनली क्या करना है, आपको ये पांचों याद रखने हैं। देखो, टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है वो बहुत ही फेमस है, ये सबको पता होता है। इसको लर्न करने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होता है। तो नॉर्मली आपको क्या देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप इनको कैसे याद रखेंगे। 1978 में सबसे हमारा क्या था, फर्स्ट अटैम्प्ट था जो कि टीचर एजुकेशन को डेवलप्ड करने के लिए डेवलप किया गया करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो बनाया गया था 1978 में। ये कितने दिन के लिए बनाया गया था, ये 10 ईयर प्रोग्राम था। उसके बाद आप ध्यान रखें 78 के बाद 88 में आया, 88 के बाद 98 में आया, उसके बाद जो हमारा फेमस है 2005, उसके
बाद 2009 में आया। तो यहाँ पर 10 ईयर का गैप नहीं है, तो फर्स्ट 3 आप इजीली लर्न रख सकते हैं कि आप रिमेंबर रखने के लिए 10 ईयर्स का जो है गैप को ध्यान रखें। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था, जो 1978 में किया गया था। इसमें मेनली क्या फोकस किया गया था कि जो करिकुलम है वो पर्सनल और सोशल नीड्स को देखते हुए बनाया जाए, ताकि एक टीचर है वो बहुत अच्छे से जो नेशनल गोल्स हैं और वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए उनको आगे तक बच्चों तक फर्दर स्प्रेड कर सके। उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी को सजेस्ट किया गया था इस करिकुलम फ्रेमवर्क में कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई जाए डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बीच में, ताकि जो मोबिलिटी है, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन है, उसको एम्फेसाइज किया जा सके। और टास्क ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन पर फोकस किया गया था। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी मेन। और इसी हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क में जो फर्स्ट अटैम्प्ट था हमारा डेवलप्ड हुआ था, जो इसी में सेमेस्टर सिस्टम को सजेस्ट किया गया था कि रिप्लेस किया जाए जो ईयर वाइज कोर्सेज हैं उनको सेमेस्टर सिस्टम में। उसके बाद जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा रिलायबल और वैलिड बनाया जाए। तो ये सब हमारा फर्स्ट जो है हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, इसमें सजेशन थी, इनकी रिकमेंडेशंस थी। उसके बाद हमारा सेकंड आया जो 1988 में आया। ये क्या था, मेनली बेस्ड था कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर पे, कि जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या हो ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन पे कवर करे, और जो करिकुलम है और ट्रांजैक्शन है वो जो कंक्रीट शेप दे एक नेशन सिस्टम को, नेशनल सिस्टम को एजुकेशन के एक अच्छी शेप दी जा सके। तो इसमें मेनली क्या किया गया था, इम्प्लाई किया गया था कि जो रीओरिएंटेशंस हैं कंटेंट को, प्रोसेस को किया जाए, पर्टिकुलरली जो स्कूल लेवल पे हैं, स्कूल स्टेज पे हैं, किस गोल को लेते हुए कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि हमारे जो सिस्टम है उसको नेशनल लेवल पर जो है डेवलप किया जा सके। इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए इन्होंने क्या किया था, रीओरिएंटेशन किया था कंटेंट और प्रोसेस का, एजुकेशन का, ताकि जो सोसाइटी है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके सबको और इजीली सब इसको असेस कर सकें, और जो कंडीशंस हैं वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जा सके। उसके बाद हमारा आया 1998 में फ्रेमवर्क। ये मेनली किस पर फोकस करता था, क्वालिटी पर, कि टीचर एजुकेशन में किस तरह से क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। तो इन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट किए कि किस तरह से एड्रेस करें, किस तरह से रिफ्लेक्ट करें चेंजेस को जो इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इन सब के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाया जाए इंटरनेशनल डिमांड को देखते हुए। तो जो रियलिटी थी नेशनल लाइफ की उसको जो है इंटरनेशनल डिमांड के साथ इंक्लूड करते हुए, कोलाज करते हुए जो है अटैम्प्ट किया था कि टीचर एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाया जा सके। इन्होंने इस बात पर फोकस किया था। उसके बाद 2005 की जो हम बात करते हैं ये बहुत ही फेमस है, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए इसमें, और लर्निंग विदाउट बर्डन जो है इसको बहुत ही प्रमोट किया। और जो एनसीएफ था 2005 वाला, तो इन्होंने मेनली रिमाइंड कराया, जो व्यू दिए थे यशपाल कमेटी ने 1993 में, जो यशपाल कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी, उसको सीरियसली लेते हुए इन्होंने कहा, क्योंकि यशपाल कमेटी की ही रिकमेंडेशन थी लर्निंग विदाउट बर्डन वाली। और मेनली आप इसको याद रख सकते हैं, जो एनसीएफ 2005 है उन्होंने सजेस्ट किए थे 5 प्रिंसिपल्स करिकुलम के, ठीक है। वो क्या थे, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि स्कूल के बाहर की लाइफ के साथ जो कनेक्ट किया जाए नॉलेज को। सेकंड था एंश्योर द लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द रॉट मेथड की बजाय जो है लर्निंग को शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद एंश्योरिंग दैट लर्निंग मूव्स अवे फ्रॉम बीइंग टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, कि जो लर्निंग है उसको टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ही ना हो, उसको चेंज किया जाए, उसको उससे वहाँ से हटाया जाए, उसको प्रैक्टिकल बनाया जाए, ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। फिफ्थ था कि जो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी है कंट्री की उससे भी कंसर्न कराया जाए, उसकी भी केयर की जाए, इन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कराया जाए करिकुलम में। तो ये हमारे मेन जो एनसीएफ के 5 सजेशंस थे, जो प्रिंसिपल्स थे करिकुलम रिफॉर्म के। उसके बाद बात करते हैं हमारी टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2009 में आया, जो कि अगेन एक अटेम्प्ट था 2009 वाला, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा अपडेट किया गया था। जो 2005 में जो हमारा करिकुलम आया था, जो फ्रेमवर्क आया था, उसी को दोबारा से रिव्यू करते हुए, उसमें कुछ एडिटिंग करते हुए, मॉडिफाई करते हुए, जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट थी उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस डाली गई थी, जैसे कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको
प्रैक्टिस के साथ लिंक कर दिया जाए, कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाई जाए, फोकस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा नेचर ऑफ एजुकेशन पे कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में किस तरह से नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके टीचर्स को, टीचर एजुकेशन करिकुलम किस तरह से और भी बेहतर हो सकता है, किस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जा सकता है इन चीज़ों को। तो ये कुछ एफर्ट्स लगाए गए थे 2009 वाले हमारे टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो फर्स्ट हमारा है एक्सपोजिटरी टीचिंग अप्रोच, और इसमें क्या होता है जैसे कि नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्सपोज करना, तो ये एक डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो टीचर प्रोवाइड करता है फ्रंट ऑफ द रूम लेक्चरिंग, यानी कि एक रूम में जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं नोट्स बनाते हैं और टीचर क्या है बच्चों के फ्रंट में खड़ा होकर एक तरह से लेक्चर देता है। ये हमारे होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एक्सपोजिटरी क्या होता है, एक्सपोज करना डायरेक्टली, तो यही होता है स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं, पूछते हैं और टीचर उनको डायरेक्टली आंसर करता है व्हाट दे नीड टू नो, कि वो क्या जानना चाहते हैं तो टीचर उनको वो बताते हैं। तो इसमें क्या होता है मेनली कि टीचर प्रेजेंट होती है, स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, रूल्स होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को प्रोवाइड करते हुए जो टीचर है वो बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है एक्सपोजिटरी में। एक्सपोजिटरी में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे लेक्चर एंड स्टूडेंट रेसिटेशन, डिडक्शन, उसके बाद जो है डिडक्टिंग मेथड जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होते हैं, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब किस तरह से ये टीचिंग टेक्निक्स जो है वर्क करती हैं, कि किस तरह से ये वर्क करेंगी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो इफ़ेक्टिव वे से स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं। ये एक स्टेटमेंट की तरह काम करती हैं, ये एक कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होती है कि एक टीचर पहले प्रिपेयर करेगा लेसन प्लान और स्टेप टू स्टेप चलेगा। जैसे कि एग्जांपल है कि सैम्पल लेसन विद द स्टेप बाय स्टेप टास्क, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग स्टेप्स फॉर द फोक डांस, उसके बाद स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ मील, राइटिंग अ लेटर, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी कुछ मेरिट्स हैं कि जो जॉब है उसको सिलेक्शन में, ऑर्गेनाइज में, प्रेजेंटिंग में, ट्रांसलेटिंग सब्जेक्ट मैटर में, कंटेंट में, डायरेक्ट बच्चों को अवेयर करने में, तो इन सब में जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। नेम से ही पता चल रहा है जहाँ पर कोलैबोरेट होकर यानी कि टुगेदर, इकट्ठे होकर, तो ये एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच होती है जो इन्वॉल्व करती है जॉइंट एफर्ट्स टीचर के भी और स्टूडेंट के भी, और वो इकट्ठे मिलकर जब सीखते हैं, इकट्ठे मिलकर ग्रुप में एज ए ग्रुप वर्क करते हैं, कुछ चीज़ों को सर्च आउट करते हैं, किसी सोल्यूशन को ढूंढते हैं, किसी मीनिंग को जानते हैं, किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। तो कोलैबोरेट लर्निंग क्या होती है, वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी लर्निंग होती है जो ग्रुप में की जाती है, जिसमें कि जो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये बहुत ही हाई लेवल की होती है क्योंकि इसमें जो हमारा क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को भी लगता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को का पता चलता है उसे, और वो भी उतना ही पार्टिसिपेटिव होता है इस मेथड के थ्रू एज़ कम्पेयर द एक्सपोजिटरी, क्योंकि वहाँ पर मेनली टीचर पर सेंटर होता है, टीचर लेक्चर देता है, तो टीचर सेंट्रिक कहीं ना कहीं वो अप्रोच है। यहाँ पर लेकिन स्टूडेंट और टीचर दोनों ही क्या करते हैं, फोकस में होते हैं और दोनों पर ही एम्फेसाइज होता है। ठीक है, तो इसके कुछ हमारे कोर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव इंडिपेंडेंस होती है, इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप अकाउंटेबल होता है हर एक्टिविटी के लिए, प्रमोट होता है इंट्रैक्शन, तो सोशल स्किल को यूज़ करता है, ये स्किल्स को फॉर्म करने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। तो ये होता है जैसे हमारा अगर इसमें देखें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, थिंक पेयर शेयर, यानी कि सोचो और डिस्कस करो आपस में ग्रुप में, तो स्टूडेंट जो हैं बात करते हैं, अपने एक दूसरे को रिस्पॉन्सेज बताते हैं। 3 स्टेप इंटरव्यूज़ होते हैं, यानी कि स्टूडेंट एक दूसरे के एक तरह से क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी टॉपिक पे पूछा जाता है। उसके बाद सिंपल जिगजैग यूज़ किया जा सकता है इसमें, नंबर्ड हैड टुगेदर, ये सब स्ट्रेटजीज़ होती है जिसको यूज़ करते हुए इसको जो एक्टिविटीज़ के थ्रू इस मेथड को, इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग अप्रोच में। उसके बाद होता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे, किस तरह से क्लास में बेस्ट प्रैक्टिस का काम करती है, क्योंकि ये जो है इस्टेब्लिश करती है क्लियर ग्रुप गोल्स को, ये हमारे ग्रुप को क्या करती है, फोकस करती है। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर नहीं, ये सब इंडिविजुअल्स पर ध्यान देती है। उसके बाद ट्रस्ट प्रमोट जो होता है, एक कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट होता है, लार्ज टास्क होता है, ग्रुप में सब डिस्कस करके जो एनालाइज करके जो चीज़ों को निकालते हैं, इसलिए जो सोल्यूशन होता है वो भी बेस्ट होता है।
प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्रिएट होते हैं इससे। तो फोकस होता है इसमें मेनली हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे। रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम। और जो हमारी मेनली फोकस हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से होता है, तो इसमें स्टेप टू स्टेप यूज़ किया जाता है, सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें ईजिली मिल जाते हैं। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारी डेवलप होती है इससे। हायर लेवल थिंकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। तो ये इसकी कुछ क्या होती है, टीम वर्क स्किल्स हैं वो एनहांस होती हैं। वी कैन एबल टू फाइंड द बेटर सोल्यूशन, ये कुछ इसकी एडवांटेज होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग जो जॉन दवे ने डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड है। इसके मेनली 4 फेजेस होते हैं, डिज़ाइन, कंडक्ट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है कि किस प्रैक्टिकली उसको एक्सपेरिमेंट कर कर देखें। ठीक है, तो इसमें 4 फेजेस आप सबको पता चल गया। पहले डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद उनकी फीडबैक जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन किस तरह की होती है, कुछ इसके टाइप्स होते हैं, जैसे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाती है, एक्सटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाती है, सर्विस लर्निंग दी जाती है, स्टूडेंट्स टीचिंग होती है, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ होती हैं टाइप्स होती हैं, जैसे हमारी फॉलोशिप होती हैं, फील्ड वर्क होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं, रोल प्ले होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे नॉलेज के बेसिस क्या क्या है, यानी कि नॉलेज कितने तरह की होनी चाहिए, किस किस तरह की नॉलेज एक टीचर में होनी चाहिए, और उस नॉलेज को पाने के लिए उसका बेस क्या है, किस तरह से उस नॉलेज को बनाए वो। तो ये हमारे होंगे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट। हमारे कुछ जो फेमस हमारे वो थे एजुकेशनिस्ट। तो हमारे जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, स्कलमैन, टंग एंड लूके का व्यू और हैबरमेस, इन 3 के व्यू के अकॉर्डिंग व्यूज़ के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि नॉलेज बेस क्या है टीचर एजुकेशन के लिए। तो जो है स्कलमैन के अकॉर्डिंग है वो हमारे 7 नॉलेज बेस दिए गए हैं कि एक टीचर है उसको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जनरल पैडालॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद पैडालॉजिकल कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इन्होंने ये मॉडल भी दिया है PCK, यानी कि पैडालॉजिकल कंटेंट नॉलेज एक टीचर में होनी चाहिए। लर्नर एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशनल कंटेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो फिलोसफिकल हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, पर्पस है एजुकेशन का, तो इनके बारे में तो ये 7 नॉलेज बेस बताए गए हैं, जो कि हमारे किसने बताए हैं, शलमैन ने बताए हैं। और इसके 2 हमारे नॉलेज के जो है इन बेसिस के थ्रू 2 नॉलेज हैं जो डेवलप होती हैं, जो मेनली टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जो शलमैन के अकॉर्डिंग है। उसके उन्होंने बताया है कंटेंट, यानी कि डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, किस तरह से लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाना है, तो करिकुलम डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने मॉडल बताए हैं पैडालॉजिकल रीजनिंग के, और जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू से बताया है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद टीचिंग, फिर इवैल्यूएशन एंड फिर रिफ्लेक्शन, उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग की दोबारा से अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो ये एक उन्होंने क्या पैडालॉजिकल रीजनिंग एक्शन मॉडल बताया है, ये किसके द्वारा है, शलमैन ने दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं डैंग और लूके की। इन्होंने क्या किया है कि 3 कंसेप्ट दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि शलमैन ने क्या दिया है, डैंग और लूके ने क्या कहा है, और हैबरमेस ने क्या कहा है। एक बार अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो आपको रिमेंबर रहेगा कि किसने कौन सा नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग बेस बताया है नॉलेज का। तो इन्होंने 3 कंसेप्ट्स को डेवलप किया है कि एकेडमिक डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट पता होना चाहिए एक टीचर को, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन 3 नॉलेजेस के बारे में बात की है, 3 कंसेप्ट्स के बारे में। उसके बाद जो हैबरमेस है उन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बात की है, यानी कि टेक्निकल नॉलेज जो है वो एक डोमेन होता है नॉलेज बेस का, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होनी चाहिए टीचर को, और जो है एमेंसिपेटरी जो नॉलेज है वो एक टीचर को होनी चाहिए। इन 3 डोमेन्स के बारे में किसने बात की है, हैबरमेस ने बात की है। उसके बाद हम बात करते नेक्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देखिए
बहुत ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव वर्ड को समझना। रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन आता है, जैसे सन रिफ्लेक्शन आता है, अगर आप सपोज करो आप क्या है सनलाइट में खड़े हैं तो आपको ही धूप लगेगी, आपको ही गर्मी लगेगी, आपके फ्रेंड को सिर्फ दिख रहा है अगर, तो उन, लेकिन अगर वो अंदर रूम में है तो गर्मी उसको नहीं लगेगी, आपको लगेगी। तो इसी तरह से एक टीचर क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, जो टीचर का एक पर्सनल टूल होता है एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, तो जिस तरह से अगर आप धूप में खड़े हैं तो आपको ही धूप लगेगी, तो इस तरह से जो टीचर है जो टीचिंग कर रहा है उस टाइम पे, तो वही अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकता है खुद पर्सनल लेवल पे। तो ये एक पर्सनल जो है टूल है। जिस तरह से अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो पीछे से धूप की रिफ्लेक्शन आती है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपका फ़ोटो ख़राब हो जाता है। तो आप इस बात से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक टीचर भी क्या होती है, टीचिंग देते हुए अपने रिफ्लेक्शन को खुद देखती हैं कि वो कितना अच्छा कर रही हैं, कितना बुरा कर रही हैं। जैसे आपको भी इमेज में इजीली दिख जाता है ना कि अब रिफ्लेक्शन आ रहा है, अब फोटो यहाँ पर अच्छा नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर अच्छा आ रहा है। तो इसी तरह से जो टीचर का अपने आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अपनी टीचिंग को ऑब्जर्व करना, इवैल्यूएट करना, अपने बिहेव के तरीके को कि किस तरह से वो क्लासरूम में बिहेव कर रही है, इस सब को पर्सनली ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये होती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अ पर्सनल टूल दैट टीचर्स कैन यूज टू ऑब्जर्व एंड इवेलुएट द वे दे बिहेव इन देयर क्लासरूम। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर टीचर क्या करता है, सोचता है, थिंक ओवर देयर टीचिंग, अपनी टीचिंग के बारे में, अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में एनालाइज करता है, हाउ समथिंग वाज टॉट, कि किस तरह से उसने कुछ पढ़ाया है, एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड, और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और चेंज फॉर बेटर लर्निंग आउटकम, और इसको चेंज किया जा सकता है बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए। तो ये होता है कि क्या काम किया गया है, क्या किया जा चुका है, यानी कि व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट, कि क्या किया जा चुका है और क्या नहीं किया गया है, यानी कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाया है और किस चीज़ों को उसने यूज़ नहीं किया है जिसको यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते थे। यानी कि मेनली अपने आप से क्वेश्चन पुट करना, आस्क करना, टीचिंग, अपनी ही टीचिंग के बारे में एक टीचर जब आस्क करती है व्हाट एंड व्हाई, तो ये दो क्वेश्चन जब वो अपने आप से करती है तो हम वहाँ पर बात करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। यानी कि टीचर थिंक करता है फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स, कि जो है विच टीचिंग मॉडल एम आई यूजिंग, जब टीचर अपने आप से पूछता है कि विच टीचिंग मॉडल एम आई यूजिंग, हाउ डज इट अप्लाई इन स्पेसिफिक टीचिंग सिचुएशन, एंड हाउ वेल इज इट वर्किंग। तो ये क्वेश्चन जब अपने आप से टीचर पूछता है तो वहाँ पर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि एम और कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि एक टीचर क्या है, अपने आप टीचिंग करेगा, उसके बाद सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद बच्चों को इवेलुएट करेंगे, फिर उन्हें फीडबैक मिलेगा, उसके बाद दोबारा से वो चीज़ों को समझेंगे और दोबारा से ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। एटीट्यूड क्या है, माइंडनेस कैसा है, ओपन माइंडेड है, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल हार्टेडनेस, टीचर की जजमेंट, लर्निंग किस तरह से जो है फीडबैक आ रहा है लर्निंग का, कि किस तरह से क्रिएटिविटी है जो वो रिफ्लेक्ट हो रही है, किस तरह से जो है वो टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है, पेयर शेयरिंग यूज़ की जा रही है, लेयर टेक्स्ट यूज़ किया जा रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो टीचर एक्चुअल में यूज़ क्या कर रही है। तो इसमें क्या क्या होता है, मेनली हमारा जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि पेयर शेयरिंग के थ्रू जो है जान लें कि किस तरह से क्या हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ स्केचेस के थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग इफेक्टिव जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजी है, इससे क्या पता चलता है एक टीचर को अपनी अप्रोचेस के बारे में पता चलता है, और ये बहुत ही सिंपल होती है, तो इजीली इसको अप्लाई किया जा सकता है। सेल्फ रिपोर्ट, ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करें कि उन्होंने क्या कराया और आगे क्या करा रहे हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, एक तरह से अपना पूरी तरीके से अपना जो है रिकॉर्ड बना कर रखे, सेल्फ रिपोर्ट तैयार करें, अपनी जर्नल्स को तैयार करें, पर्सनल जर्नल्स बनाएं, क्या डायलॉग्स हैं, किस तरह से उन्होंने पढ़ाया है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग लेसन्स, अपने लेसन्स को रिकॉर्ड करें और खुद सुने एक बार ऑडियोज़ को। अब बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे यूट्यूब पर हम ही लेसन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपलोड करते हैं। तो बच्चों को सुनाने से पहले या बच्चों को लेक्चर देने से पहले अपने एक बार लेक्चर को रिकॉर्ड करें, अपने लेसन्स को, और उनको सुने, उन वीडियो को, रिकॉर्डिंग्स को, और ये देखें कि किस तरह से उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है,
कहाँ पर क्या छूट गया है, क्या या कहाँ पर क्या अच्छा है, किस उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि टीचर अपने आप की टीचिंग को, अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है, अपनी टीचिंग को देखता है, दोबारा से इवेलुएट करता है। तो ये बहुत ही अच्छी टीचिंग जो है वो है कि मेथड है कि जिससे कि जो टीचर है वो अपने आप को जान सके अच्छे से, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा बी पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। 3 मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, बिहेवियरिस्टिक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड और इंक्वायरी ओरिएंटेशन। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनके नेम से ही पता चल रहा है, बिहेवियरिस्टिक जिसमें कि बिहेवियर को जाना जाता है कि किस तरह से जो है बिहेव किया जा रहा है, एक टीचर किस तरह से बिहेव करती है क्लासरूम में, ठीक है। और उसका बिहेवियर जो है टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे कि रीइंफोर्समेंट किसी तरह से दी जा रही है, पनिशमेंट है, या एनकरेज नहीं किया जा रहा बच्चों को, जो है मोटिवेट कर रही है एक टीचर, स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है बच्चों के क्वेश्चंस पे। तो इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव मॉडल होता है, मास्टरी लर्निंग मॉडल होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स होते हैं। तो इसमें यूज़ किए जाते हैं कि व्हाट पीपल से और डू, कि क्या लोग कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, कि टीचर एजुकेशन में किस किस तरह से लर्नर के बिहेवियर को, टीचर लर्नर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए, मेज़र किया जाए और उसके बिहेवियर को चेंज किया जाए, ताकि कंट्रोल मैनर में वो आगे उसको कंटिन्यू कर सके और बच्चों की जो है लर्निंग और नॉलेज को एनहांस करने के लिए वर्कआउट कर सके। इसमें कि नॉलेज को व्यू किया जाता है, लर्निंग को देखा जाता है कि किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, किस तरह से जो है मोटिवेशन प्रोवाइड किया जा सके, इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे टीचिंग के, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो बिहेवियरिस्टिक मेथड जो है वो प्रूव करता है कि टीचिंग जो स्ट्रक्चर मटेरियल है, फैक्ट्स, फार्मूला, साइंटिफिक जो कंसेप्ट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, वोकैबलरी हैं, उनको कैसे एफिशिएंसी मैनर से कॉम्प्रिहेंशन किया जा सके, उनको समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। तो जो ये एबिलिटीज़ हैं, किस तरह से एक बिहेवियर टीचर का कैसे है कि वो बच्चों में इन सब एबिलिटीज़ को एनहांस करा सके, ठीक है। उसके बाद कंपिटेंसी बेस्ड मॉडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, नो हाउ टू एक्ट, कि किस तरह से एक्ट करेंगे। कंपिटेंसीज क्या होती है, एक तरह से कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, कि किस तरह से लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। इसमें मेनली फोकस होता है कि जो नॉलेज है, कैपेसिटीज़ हैं, कि रिसर्च किया जाए, अलग अलग रिसर्च कॉम्पिटेंसीज़, करिकुलम कॉम्पिटेंसीज़, लाइफ लॉन्ग कॉम्पिटेंसीज़, सोशो कल्चरल कॉम्पिटेंसीज़, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़, कम्युनिकेशन। तो जो मेनली बात क्या करते हैं कि एबिलिटी टू डेवलप द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस है उसको कौन सा लेकर चलते हैं, यानी कि डिस्कवरी, उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो ये क्या है, मेनली जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है हमारा, फोकस करता है नेसेसरी नॉलेज और उसकी कैपेसिटीज़ पे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंक्वायरी, जो है मॉडल हमारा नेक्स्ट मॉडल है। इंक्वायरी मॉडल किसने जो ऑरिजिनेट किया है, जे रिचर्ड सचमैन ने इसको ऑरिजिनेट किया है। और इसमें क्या होता है, मेनली इन्वॉल्व मी, ये फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है इन्वॉल्व मी। जैसे कि पता चलता है कि इंक्वायरी का मतलब क्या है, चीज़ों को इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे कि पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो ये थे हमारे 3 जो है मॉडल्स टीचर एजुकेशन के। उसके बाद इन सर्विस टीचर एजुकेशन की अब हम बात करते हैं। देखो बहुत सारे, जैसे हमारा एनसीएफ 2005 है, 2009 है, हमारी यशपाल कमेटी थी 1993। बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में और रिकमेंडेशंस में जो है रिकमेंड किया कि इन सर्विस जो है टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और ये सच भी है, जो नीड है इन सर्विस एजुकेशन की उस टीचर्स के लिए, उसको हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है जो परफॉर्मेंस है टीचर्स की, जो उनका मोटिवेशन है, उसको उनकी फील्ड में और भी ज़्यादा इम्प्रूव कराने के लिए। तो जो गैप है जो टीचर्स के बीच में और उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के बीच में जो गैप है, उसको फुलफ़िल करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई। और जो मेनली इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन है वो होती क्या है, ये एक ऐसा कोर्स होता है या एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपग्रेड करती हैं प्रोफेशनल नॉलेज को, स्किल्स को एंड उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को टीचिंग प्रोफेशन में। यानी कि अब टीचर क्या है, सर्विस में आ चुका है, एक्चुअल इन्वायरमेंट से वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, फेस कर रहा है एक्चुअल इन्वायरमेंट में, एक्चुअल क्लासरूम में जाकर पढ़ा रहा है। अब सर्विस में आ चुका है एक टीचर, तो सर्विस के दौरान भी जो डायनेमिक बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस में
अपने आप को इफ़ेक्टिव रखने के लिए, उनको अप टू डेट रहने के लिए टीचर्स को, तो जो है इन सर्विस टीचर एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे कोर्सेज़ और एक्टिविटीज़ हैं जो इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। हम इसमें बात करेंगे मेनली जो है स्कोप की। तो जो स्कोप क्या होता है टीचर का, इन सर्विस टीचर एजुकेशन का, कि ये मेंटेन करता है फैमिलिटीज़ को, उसके बाद ये इंक्रीज़ करता है स्किल्स को जो प्रोवाइड कराई जाती हैं टीचर्स को, ये इम्प्रूव करता है एट्रीब्यूट्स को, स्किल्स को, ये ग्रेटर स्किल्स को यूटिलाइज करता है। तो यानी कि जैसे अब देखो प्री सर्विस में जो टीचर है वो ऑलरेडी चीज़ों को सीख कर आया है, तो अब कुछ चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, ऐसी ऑन द स्पॉट सिचुएशन आ गई कि टीचर को क्या है अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टीचर्स को लिए क्या किया जाता है, इन सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से होती है, क्योंकि जो टीचिंग है वो क्या होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसको जो एजुकेशन को हम बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं कर सकते, ये लाइफ लॉन्ग होता है। तो सिर्फ प्री एजुकेशन से, प्री सर्विस ट्रेनिंग से ही जो है हम कंप्लीट नहीं कर सकते इसको, तो हमें इन सर्विस ट्रेनिंग की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है इस कंसेप्ट को फुलफ़िल करने के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और एजुकेशन बहुत डायनामिक है, इसलिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्कोप है जिसको ये कवर करता है। बहुत सारी स्किल्स हैं जो टाइम टू टाइम सीखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमें प्रॉपर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है, तो हम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं, ठीक है, वर्कशॉप लगा सकते हैं कोई भी। तो उसके बाद पैनल डिस्कशन कर सकते हैं, सिम्पोजियम को यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रॉब्लम और थीम से रिलेटेड होता है। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है ये, जिसमें कि लोग मिलते हैं और डिस्कस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद कॉन्फ्रेंस कराई जा सकती है, ऑटो इंस्ट्रक्शन मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम समर और विंटर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लगाते हैं, जो क्लासेस लगाते हैं। उसके बाद रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टाफ को, ठीक है। ये कुछ हमारी इन सर्विस टीचर एजुकेशन की टेक्निक्स होती है जिनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मोड्स होते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन के, कि किस किस तरीके से जो है ये प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। तो ऑफलाइन मेथड में जैसे कि फेस टू फेस मोड यूज़ किया जा सकता है, नेटवर्किंग, डायरेक्टली डिस्कशन हो सकते हैं। उसके बाद सेशन लगाए जा सकते हैं अलग अलग। तो ये तो हमारा होता है जो कि ऑफलाइन होता है, जिसमें कि हम क्या होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा होता है ऑनलाइन, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। नेटवर्क की हेल्प से क्या किया जा सकता है, जो हमारी जो टेक्निक्स यूज़ करके और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन मेथड के थ्रू। उसके बाद हम एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए होती हैं। तो एसएससी ने क्या क्या किया, बिल्ड किया कि कैपेसिटीज़ ऑफ टीचर्स, ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट कराए, एनुअल इन सर्विस जो कि 20 डेज़ की होगी हर पर टीचर, प्रैक्टिकल एबिलिटी जो कि मैक्सिमम 10 डेज़, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड की गई जो कि BRCs लेवल पे यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे। एलिमेंट्री पे फोकस किया, आप सबको पता है जो सर्व शिक्षा अभियान है उन्होंने किस पे फोकस किया था, हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया था। तो एलिमेंट्री डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई जिसमें कि 30 डेज़ की इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई थी, यानी कि जो न्यू टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होती है वो 30 डेज़ की। और अगर मान लो कोई टीचर है जो कि रिसीव नहीं की है, जिसने कि प्री सर्विस, तो उसके लिए 60 डेज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। ट्रेनिंग जो फंड्स हैं यानी कि जो पैडालॉजिकल और जो भी ये फंड्स होते हैं इससे रिलेटेड, तो वो प्रोवाइड कराएगी एसएससी। तो एसएससी ने एम्फेसाइज किया चाइल्ड सेंटर्ड पैडालॉजी पर। उन्होंने एक्सप्लोरिंग किए बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे तरीके बताए कि किस तरह से जो है ट्रेन किया जा सकता है एक टीचर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जो एनसीईआरटी है उन्होंने प्रिपेयर किए, फ्रेश गाइडलाइंस प्रिपेयर की इन सर्विस जो है ट्रेनिंग टीचर्स एजुकेशन के लिए एसएससी के अंडर, जो कि जनवरी 2007 में एसएससी के थ्रू क्या किया गया, शेयर किया गया ऑल द स्टेट्स, सभी स्टेट्स में इसको शेयर किया गया था 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, जो कि एनसीईआरटीज़ ने प्रिपेयर की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा,
नेक्स्ट हम बात करते हैं रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिस इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मार्च में 2009 में। और किस ऑब्जेक्टिव को लेकर इसको लॉन्च किया गया था कि एनहांस कराई जाए एसेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, कि सेकेंडरी एजुकेशन को एसेस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उसको इम्प्रूव किया जा सके उसकी क्वालिटी को। यानी कि जो हमारा एसएसए था वो सिर्फ फोकस करता था एलिमेंट्री एजुकेशन पर, और जो रमसा है इसने फोकस किया हमारी सेकेंडरी एजुकेशन पर। उनका मेन क्या एम था कि जो एनरोलमेंट है बच्चों का उसको अचीव किया जाएगा, उसके रेट को 75% तक, जो कि 52 से 75 तक पहुँचाएंगे। और उनका एम क्या था कि 2009 टू 2014 इसको हम रीच करेंगे, इस जो हमारी जो अचीवमेंट है इसको पाएंगे। और जो अदर ऑब्जेक्टिव था कि इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और 2020 तक इसको यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि यूनिवर्स बेसिस पर 12th 5 ईयर प्लान आया था उसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसको रिटेंशन दी जाएगी इसको। उसके बाद जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसने बहुत सारे एनरोलमेंट के लिए सेकेंडरी स्कूल्स प्रोवाइड कराए। तो इसमें क्या था कि जो क्लासेस होंगी 9th 10th की 5 ईयर एलिमेंट्स की, उसकी वहाँ पर क्या होगा 75% से रेट को क्या कर दिया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। उसके बाद जो इम्प्रूव की जाएगी क्वालिटी को एजुकेशन की, उसके बाद रिमूव किया जाएगा जेंडर सोशियो इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी बैरियर्स को, प्रोवाइड कराई जाएगी यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, एनहांस किया जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन रिटेंशन बाय द 2020। और इसमें क्या था, इसमें एक हम मेनली क्या फोकस किया गया था, ट्रेन किया गया था बहुत सारे टीचर्स को इसके थ्रू, जिसको कास्केड मॉडल को यूज़ करते हुए, जिसमें क्या कास्केड मॉडल में एक्चुअली होता क्या है, टीचर्स को क्या किया जाता है, कुछ टीचर्स को ट्रेन किया जाता है और वो टीचर फर्दर और टीचर्स को क्या है ट्रेन करती है। तो ये यहाँ पर नियर अबाउट 50,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया था कास्ट को किड मॉडल को यूज़ करते हुए। उसके बाद एक प्रोग्राम लॉजिक मॉडल भी जो PLM से फेमस है, इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, इसको भी यूज़ किया गया था। तो रमसा में 2 तरह के मॉडल आए थे, कास्केड और प्रोग्राम लॉजिक मॉडल, इन्हें याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल पॉलिसी थी जो हमारी 1986 में, उसने रिकमेंड किया था कि जो स्टेट काउंसलिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को क्रिएट किया जाए, हर स्टेट के लिए जो एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करें। ठीक है, तो ये मेनली किस पे फोकस करती थी, 3 चीज़ों पे इनका फोकस था, एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रेनिंग पे। किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो इसका मेनली रोल क्या था कि जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है इसको ऑथराइज किया जा सके एकेडमिक, और उसके बाद डेवलपमेंट की जा सके करिकुलम की, सिलेबस की, टेक्स्ट बुक्स की, एलिमेंट्री से सेकेंडरी लेवल तक। उसके बाद वर्क किया जाए क्वालिटी पे, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटीज़ पे, प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके, ऑर्गेनाइज कराई जाए स्टेट लेवल पे। और इसी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक कंट्रोल जो है वो डाइट्स पे यानी कि DIETS डाइट्स पे आया, जो हमारी स्टेट लेवल का कंट्रोल होता है इस पर, जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन अंडर द SCERT, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो हैं टीचर्स को ट्रेन किया गया, ईच ग्रुप में, हर एक ग्रुप में 50 टीचर्स को इंक्लूड करते हुए उनको इन सर्विस प्रोवाइड की गई, एक्टिविटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी को यूज़ किया गया, अलग अलग ओरिएंटेशन कोर्सेज मेथड्स यूज़ किए गए, और क्या किया गया, बहुत सारे जो है ग्रुप्स बनाए गए टीचर्स को इन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट NCERT, जिसे आप बहुत अच्छे से सब जानते हैं, जिससे आप बहुत फैमिलियर हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको जो ऑपरेशन में आई थी, इसने अपने ऑपरेशन कब स्टार्ट किए थे, वैसे तो देखो इसकी जो रिजॉल्ट हुई थी, मतलब कि एस्टेब्लिश हुई थी ये 27 जुलाई 1961 में, बट इन्होंने अपने जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किए थे 1 सितंबर 1961 से। तो इसमें मेनली क्या था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने जो इंक्लूड हुए थे, और जो NCERT जिससे बेस्ड हम आज भी हर एक बुक पढ़ते हैं, जो कि हर किसी भी एग्ज़ाम में NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो इसके बहुत सारे सेंटर्स थे जो अलग अलग जगह पे बनाए गए थे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE जो न्यू दिल्ली में, उसके बाद जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो CIT न्यू दिल्ली में बनाया गया था, अजमेर में RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो रीजनल कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए थे अलग अलग जगह, यानी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर में। तो ये कुछ
सेंटर्स बनाए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ताकि बहुत अच्छे से जो टीचर्स को ट्रेन किया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके, उनकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सके। एनसीईआरटी मेनली 3 एक्टिविटीज़ पे फोकस करती है, रिसर्च पे, ट्रेनिंग पे और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे। और इनके प्रोग्राम मेनली क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं और एक्सचेंज जो हैं प्रोग्राम्स होते हैं। इन सर्विस के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस में वर्क करती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, जो हैं बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को जो है प्रिपेयर करती हैं, सिलेबस सेट करती हैं। तो ये सब वर्क किसका है, हमारा एनसीईआरटी का है। और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन किए गए टीचर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी प्रोग्राम्स को पब्लिश किया गया एनसीईआरटी के थ्रू। तो हमारा जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करती है हमारे टीचर एजुकेशन में। एनसीटीई, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक बोर्ड है और एक जो नेशनल हमारी काउंसिल थी टीचर एजुकेशन की, प्रीवियसली जो 1993 तक थी, एडवाइजरी बॉडी थी। उसके बाद क्या किया गया कि इसको इम्प्रूव किया गया, इसके स्टैंडर्ड को, और इसको एस्टेब्लिश किया गया, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यूज़ किया गया इसे, और एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया, जो कि क्या थी, एक फर्स्ट डेवलपर थी करिकुलम फ्रेमवर्क की टीचर एजुकेशन के लिए, जो 1978 में आए थे। ठीक है, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की जो रिकमेंडेशन थी, उनको भी बहुत तरीके से इसमें यूज़ किया गया था। और आप सबको पता है एनसीटीई क्या करती है, जो हमारी बीएड, डीएलएड, यानी कि जो जेबीटी, बीएड, जितने भी जो हमारे टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इसी के अंडर होते हैं। जैसे हमारा स्कूल बोर्ड है सीबीएसई, और हरियाणा बोर्ड जैसे सीबीएसई जो है वो कंडक्ट करता है, जो बोर्ड के थ्रू जो हमारे स्कूल एजुकेशन में जितने भी पेपर होते हैं, जो भी सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, तो उसी तरीके से हमारी एनसीटीई खुद एक बोर्ड है, जो कि जिसके अंडर क्या होता है, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स चलते हैं, यानी कि जो आप लोग बीएड करते हैं, जेबीटी करते हैं, वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, वो एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारी सारी बीएड, जेबीटी, एमएड, डीपीएड, ये सभी जो है डिप्लोमा एजुकेशन, जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमास हैं, इंटीग्रेटेड जो डिग्रीज़ हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन के लिए जो है वर्क करती है। आप सबको पता है जो पीजी कोर्सेज होते हैं उनके लिए वर्क हमारी कौन करती है, यूजीसी। इवन जो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीजी के बाद, जो हमारा जो नेट होता है, ये सब कौन कंडक्ट कराती है, हमारी यूजीसी कंडक्ट कराती है। तो मेनली क्या था, जो हमारी वुड डिस्पैच रिपोर्ट थी, जो बहुत फेमस थी एज अ मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसने इंग्लिश को बहुत ही प्रमोट किया था, इंग्लिश एजुकेशन को। तो उनके थ्रू भी बहुत पॉपुलरली जो स्कीम है एजुकेशन के लिए, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल के लिए जो एनकरेज कराई गई थी, उसको यूज़ करते हुए यूजीसी क्या करती है, कंडक्ट कराती है बहुत सारे जो हैं एग्ज़ामिनेशंस को, प्रोवाइड कराती है फंड्स को, बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, कैरी करती है फंक्शंस को, जैसे कोऑर्डिनेट करना, डिटर्मिनेशन करना, मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को हायर एजुकेशन के, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। उसके बाद जो है फ्रेमिंग करना, रेगुलेशन करना, ताकि जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो मेंटेन किया जा सके, मॉनिटरिंग करना, एडवाइस देना। तो ये सब काम कौन करती है, हमारी यूजीसी करती है। तो जो मेनली ये फोकस किस पे करती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, यानी कि जो हमारी हायर एजुकेशन है उस पर वर्क करती है। और इसने इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या क्या किया, जैसे कि दीक्षा, एक प्लेटफॉर्म दिया टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स चलाए। उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अकेडमिक नेटवर्क, जियान के नाम से जो फेमस है, GIAN, पंडित मदन मोहन कि जो नेशनल मिशन है टीचर्स के लिए ट्रेनिंग जो स्टार्ट कराई गई। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स ओपन किए गए, जिसमें कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए। ठीक है, उन्होंने इन जो सर्विस एजुकेशन है उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की, यानी कि जो की स्टोन है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का, वो क्या है, हमारा यूजीसी है। अब हम लास्ट जो है डी पार्ट पर पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ईजी है। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। देखो, नॉर्मली प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन कुछ ज़्यादा होता है जॉब से। प्रोफेशन इज़ समथिंग इज़
लिटिल मोर देन अ जॉब, एक जॉब से कुछ ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारा करियर होता है किसी का भी, वो चाहते हैं कि हम सोसाइटी का पार्ट बने, हु बिकम द कम्पिटेंट इन देयर चूजन सेक्टर। जो उन्होंने सेक्टर चूज़ किया है उसमें किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की है, किस तरह से उस स्किल्स को मेंटेन करते हैं, किस तरह से कंटिन्यू करते हैं अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको। ठीक है, तो किस तरह से वो कमिट करते हैं अपने बिहेवियरल एथिक्स को, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक से अपने इंटरेस्ट को। तो ये सब क्या है हमारे प्रोफेशन में इंक्लूड होता है। और ये क्या होता है, एक रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन होता है मेनली, कि एक ऑक्यूपेशन पर्टिकुलर जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, या जो हम वर्क करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए या अपने पैशन के लिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो प्रोफेशन मेनली इंक्लूड करता है कि ऑक्यूपेशन होता है, ये एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन होता है, एस्टेब्लिश करती है ट्रेनिंग को, एस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल्स जो हैं, एस्टेब्लिश ऑफ द लोकल एसोसिएशंस, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं इसमें। ठीक है, और एक लाइसेंसिंग लॉज होते हैं, सर्टिफिकेशन होता है। अब सपोज करो एक टीचर है तो उसके पास जो है प्री सर्विस का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा यानी कि बीएड, जेबीटी, ये कोर्सेज उनके पास होने चाहिए। और उसके बाद भी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम इन सर्विस जो है टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन में पार्ट लेना चाहिए, ताकि जो उनकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो कॉन्टीन्यूअस डेवलप करती रहे। कुछ एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं प्रोफेशन की, उनको भी फॉलो किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशन आपको पता चल गया रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन होता है, जॉब से कुछ ऊपर होता है, जिसमें कि सेल्फ रेगुलेशन होता है, सर्विस जो है पब्लिक सर्विस होती है, कंट्रोल होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी प्रोफेशन में। उसके बाद हम जब बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो ये टर्म क्या यूज़ करता है, डिस्क्राइब करता है इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं जब स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, एक सोसाइटी की जो एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है, जो कंडक्ट और लेवल्स हैं उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि हाई लेवल पे। अब जब बात कर रहे हैं हम एक तरह से वर्ब की, यानी कि अब काम करने की, वो प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशनलिज्म एक आदमी से रिलेटेड, एक पर्सन से रिलेटेड है जो कि उस प्रोफेशन में है, वो वर्क कर रहा है, उस काम को वर्कआउट कर रहा है, तो ये उससे रिलेटेड है। ये डिफ़ाइन करता है अ कॉलिंग रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, किस तरह से वो एकेडमिक प्रिपरेशन है उसकी, किस तरह से उसके पास नॉलेज है, क्या वो कर सकता है, कितनी एक्सीलेंस लेवल है उसके पास, कितनी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, वो उसके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है कि वो कितना प्रोफेशनलिज्म है उसमें, वो अपने प्रोफेशन के लिए कितना पैशनेट है, उसका वर्क, उसका जॉब करने का तरीका, वो क्या है। तो ये हमारा होता है प्रोफेशनलिज्म। तो इसमें क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे से। प्रोफेशनल जो है इमेज बनानी पड़ती है, इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, मेंटेन करना पड़ता है इफ़ेक्टिव वर्क हैबिट्स को। ठीक है, मैनेज करना पड़ता है टाइम एफिशिएंसीज़ को, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है अपने करेक्टर को, प्रोवाइड करनी पड़ती है बहुत सारी एक्सीलेंस वर्क में, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, और रियलिस्टिक होना पड़ता है, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप की जाती है, रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, प्रोफेशनलिज्म में। अब रिलेशनशिप, अब प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशन में नहीं आते हैं। प्रोफेशन सपोज करो आपका टीचिंग है, तो प्रोफेशनलिज्म में क्या आएंगे आपके, कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करें। वो आपका प्रोफेशन नहीं है कि आप कॉम्पिटेंसी, आप रिस्पेक्ट करें किसी की, अकाउंटेबिलिटी, ये आपका प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन आपका टीचिंग है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी कि वो एथिक्स और वैल्यूज़ होनी चाहिए कि आपके पास ऑनेस्टी हो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रेगुलेशन हो, एक इमेज बनाएं अपनी। तो ये मेनली डिफरेंस होता है हमारे प्रोफेशन में और प्रोफेशनलिज्म में। ठीक है, तो जो प्रोफेशनलिज्म है वो एक तरह से ड्राइव किया गया है प्रोफेशनल से ही। ठीक है, तो जो इनका मेन डिफरेंस होता है वो नाउन में होता है, कि जो ये है डिफरेंस एज अ नाउन होता है, कि जो प्रोफेशनल होता है वो इज़ अ पर्सन हु बिलोंग टू अ प्रोफेशन, जो प्रोफेशन से बिलोंग करता है। वाइल प्रोफेशनलिज्म इज़ द स्टेटस, उसका क्या स्टेटस है, क्या मेथड यूज़ करता है, क्या करेक्टर है उसका, क्या स्टैंडर्ड है उसका। ठीक है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि रिलायबिलिटी कैसी है उसकी, फेयर प्ले कैसा है उसका, करेक्टर कैसा है उसकी, डायरेक्शन कैसी है। तो ये सब किससे डील करता है, हमारा प्रोफेशनलिज्म से डील करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टीचिंग एज प्रोफेशन। अब जो टीचिंग है वो एक कला है,
यानी कि एक प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन है कि किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाए। तो एज अ प्रोफेशन टीचिंग क्या है कि एथिक्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए, पैशन को फॉलो करते हुए, कंप्लीटली नॉलेज को यूज़ करते हुए, तो कंप्लीट तरीके से बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिकल जो है एनालाइज करना आता हो। तो प्रोफेशन में क्या आता है, जब एक टीचर टीच करे एज अ प्रोफेशन, कि उसको अपना पैशन मानते हुए, एथिक्स को यूज़ करते हुए क्या करे, टीच करे, बच्चों को सिखाए। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं टीचर्स के, यानी कि वो किस तरह से इंटीग्रेट करती है चीज़ों को, किस तरह से क्लास में बिहेव करती है, वो कितनी फेयर है अपने वर्क के लिए, कितनी ऑनेस्ट है बच्चों के लिए, कितनी केयरिंग है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सब उसके एथिक्स होते हैं। पार्शलिटी करती है या नहीं करती है बच्चों के साथ, तो ये सब एथिक्स में आते हैं प्रोफेशंस के। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर होते हैं। देखो, पर्सनल जैसे कि पर्सनल हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बैलेंस बिटवीन द पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, बर्नआउट, स्ट्रेस जो होता है, इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक यानी वो किस तरह से मोटिवेट है, कितना उसमें मोटिवेशन है, वर्क एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, पर्सनल जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो क्या है, इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो कैसी है, यानी कि कम्युनिकेशन कैसा है, उसका जो डिटैचमेंट है वो कैसी है। कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम किस में बात करते हैं, संदर्भ में बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल कल्चर यानी कि किस तरह से फोकस करते हैं, यानी कि किस तरह से रिसर्च में, एजुकेशन में पेशेंस रखते हुए वो वर्क करते हैं। उसके बाद जो है इनफॉर्मल करिकुला, जैसे कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो डिडक्टिव ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, ठीक है, ये सब यूज़ किया जाए। और उसके बाद जो प्रैक्टिस करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ऑटोनोमी है, वर्क कंटेंट है, प्रैक्टिस एनवायरनमेंट है, ये सब हमारा कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर में आता है जो अलग अलग संदर्भ में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईसीटी इंटीग्रेशन की। आईसीटी को यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को, टेक्नोलॉजीज़ को टीचिंग लर्निंग में यूज़ किया जाए, सब्जेक्ट एरिया में यूज़ किया जाए, उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, शेयर किया जाए बच्चों के साथ, एम्पावर किया जाए। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एजुकेशन है वो डायनामिक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये इसीलिए इस अप्रोच को इंक्लूड किया गया और इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट हुई। तो अलग अलग इसकी अप्रोचेस होती हैं। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लर्निंग जो होती है एक्टिव होती है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग होती है इसके थ्रू। और इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं बच्चे, उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्कैप फोल्डिंग होता है ये एक बच्चों के लिए, एक फीडबैक मिलता है बच्चों को, टीचर्स को भी। तो एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन टीचिंग में इंक्लूड किया जाता है, इसको एक गाइडेंस मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कैसे है कि एक मोटिवेशन का काम करता है और इंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज़ होती हैं इसमें, तो वो उसमें भी हेल्पफुल होता है। हायर प्रोडक्टिविटी होती है टीचर्स की इसके थ्रू। तो जो एसेंशियल स्किल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी होती है टीचर्स को बच्चों तक, तो ये बहुत इजीली इसकी हेल्प से की जा सकती है। तो जो क्या होता है इसमें बहुत सारे इफ़ेक्टिव वेज़ होते हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है, असेस जल्दी किया जा सकता है, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, यहाँ एक्सपर्टाइज जो है वो काम होता है यहाँ पर। कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन के लिए। उसके बाद क्वालिटी इन्हांसमेंट, प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें क्या है, क्वालिटी को इन्हांस किया जाए, कि एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इन्हांस किया जाए, उसको कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए, कैसे फिट किया जाए किसी भी पर्पज़ के लिए, कि किस तरह से उसको वैल्यू ओरिएंटेड बनाया जाए, किस तरह से ट्रांसमिट किया जाए उसको। जब हम बात करते हैं इनोवेशंस की टीचर एजुकेशन में, तो जैसे टीम टीचिंग की जाए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, ये सब क्या है हमारी टीचर एजुकेशन की इनोवेशंस हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि थिंक इट, ड्रीम इट, प्लान इट, शेयर इट, मेक इट। ब्लेंडेड लर्निंग है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, आईसीटीज़ हैं हमारी, ये सब क्या है, इनोवेटिव जो हैं टेक्निक्स हैं टीचर एजुकेशन के लिए। उसके बाद जो इनोवेशंस और इम्प्लीकेशंस है इसकी, जैसे कि
क्या क्या हेल्पफुल है स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए, लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए, एक्सटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग के लिए, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं, इनोवेटिव टेक्निक्स हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आज टीचर एजुकेशन के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है हमारे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हमने क्या किया है, सिर्फ ओवरव्यू बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। जिसने अगर पहले से इसको पढ़ रखा है टीचर एजुकेशन को, तो उसकी ये रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए एक इंट्रोडक्टर का काम करेगा, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड हो गया है बहुत अच्छे से। तो अब आप इसको ईजिली डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है हर एक कंटेंट को, हर एक कंसेप्ट को लेकर। तो अगर आप फिर भी अगर किसी भी कंटेंट में और किसी भी टॉपिक में टीचर एजुकेशन के जो अभी हमने डिस्कस किया चारों पार्ट्स में, अगर किसी में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो है टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूं। तो किसी भी अगर आप टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो घबराएं ना, उस टॉपिक को सिर्फ क्या करें, कमेंट करें मुझे कि इस टॉपिक पे आप डिटेल में डिस्कस कीजिए, तो मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये था हमारा ओवरव्यू टीचर एजुकेशन के बारे में। होप आप सबको समझ आया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, आसपास सबका ध्यान रखें। बाय बाय एंड कीप लर्निंग।